हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। हम बूस्टर डोज व फाइनल रिवीजन और बोर्ड एग्जाम 2024 वाली सीरीज में अब ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन। तो सबसे पहले बात आती है ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या है। तो देखो, यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करवाएं तो बनने वाले यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करवाने पर बने यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, ऐसे ही हेलो एरीन को हम क्या कह सकते हैं, हेलो बेंजीन भी कहते हैं। तो देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे हम बात कर रहे हैं CH4, अगर इसके हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन से विस्थापित करें तो बनेगा CHX3 हेलो एरीन। ऐसे ही बेंजीन वाले के एक हाइड्रोजन को या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करवाया जाए तो बनने वाले यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं उसकी बात कर लेता हूं। यहां हम पढ़ेंगे इनके कुछ विशेष टाइप्स, वाइनल हैलाइड और एलिल हैलाइड या एलिलिक हैलाइड। इसके बाद हम लेंगे इनका नामकरण, फिर हम लेंगे निर्माण की विधियां, फिर हम लेंगे रासायनिक गुण, तो देखो इसमें पहला ही पॉइंट है वर्गीकरण। हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन व ट्राई हेलो एल्केन में विभाजित करते हैं। इसके अलावा वह कार्बन परमाणु जिससे हैलोजन जुड़ा होता है उसके संकरण के आधार पर भी इनको sp3 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन व sp संकरित कार्बन वाले एल्किल हैलाइड में क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन इनमें दो विशेष हैं। देखो, वाइनिल हैलाइड क्या होता है, इसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे ये कार्बन sp2 है, ऐसे ही जो एलिल हैलाइड होते हैं एलिल हैलाइड उस कार्बन से जुड़े होते हैं जो sp3 संकरित होता है। अर्थात हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp2 होता है, सॉरी इसमें एलिल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वह sp3 होता है, लेकिन उससे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है sp3 है, लेकिन इससे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 संकरित है, तो ऐसे हैलाइड कहलाते हैं एलिल हैलाइड। अब हम बात कर रहे हैं नामकरण की। तो नामकरण में इनका सामान्य नाम लिखा जाता है एल्किल हैलाइड के रूप में, जैसे मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड। और इनका जो आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नाम में हैलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में हेलो के रूप में लिखते हैं और पीछे लगाते हैं एल्केन। जैसे
क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन या ब्रोमोप्रोपेन, कुछ ऐसे नामकरण के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। यहाँ पर इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं निर्माण की विधियों की। निर्माण की विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है अल्कोहल से। अल्कोहल से जब हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो इसमें अल्कोहल का OH ग्रुप हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी OH की जगह कौन आ जाता है, हेलो ग्रुप। अल्कोहल से हम हेलो एल्केन तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहला है हैलोजन अम्लों से, दूसरा PCl3 PCl5 से, और तीसरा है डार्जन अभिक्रिया यानी थायोनिल क्लोराइड से। तो पहला है हैलोजन अम्लों से। यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाएं तो यहां पर OH और H बना लेंगे, H2O और R के साथ आगे में जुड़ जाएगा X, हेलो एल्केन, और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। यदि हम X की जगह सांद्र HCl और साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो इसको हम बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम, और HCl व निर्जल जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण है ये कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। दूसरा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का तरीका है अल्कोहल की रिएक्शन करवा दो PCl3 से। तो यहां पर अल्कोहल के तीन अणु भाग लेते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, पहला अल्कोहल का अणु, दूसरा और तीसरा। PCl3 ले रहे हैं तो पहला क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, तो तीन क्लोरीन और तीन ये एल्किल ग्रुप बना लेंगे 3RCl, और बचा हुआ H2 H3P123 H3PO3। और यही रिएक्शन अगर अल्कोहल की हम PCl5 से करवाएं तो यहाँ एक ही अणु कार्य करेगा, एक बनेगा एल्किल क्लोराइड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बन जाएगा POCl3। तीसरी जो विधि है अल्कोहल से बनाने की वो विशेष विधि है, उसका नाम है डाल्टन अभिक्रिया। इसमें अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, वो भी निर्जल, सॉरी यहां हम लेते हैं निर्जल कुछ नहीं है, पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। तो यहां का R और ये Cl, एल्किल क्लोराइड प्लस SO और ये O, SO2 प्लस ये H और बची हुई Cl, HCl प्राप्त होता है। अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए डाल्टन अभिक्रिया सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मुख्य उत्पाद एल्किल क्लोराइड के साथ प्राप्त हुए अन्य दो सह उत्पाद ये दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, इसीलिए अभिक्रिया मिश्रण से बाहर चले जाते हैं और हमें 100% शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब निर्माण की जो दूसरी विधि है वो है एल्कीन से। अगर हम एल्कीन की बात करें तो दो प्रकार से है, पहली HX से और दूसरी है हैलोजन से रिएक्शन द्वारा। यदि एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाई जाए जैसे HX, तो क्या होगा, यहां हाइड्रोजन या X जोड़ दो, बन जाएगा CH3CH2X। लेकिन हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया यदि असममित एल्कीन के साथ करवाई जाए तो यहां मार्कोनिकोव का नियम लगता है। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग में हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ती है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये असममित है क्योंकि डबल बॉन्ड की साइड CH2 है और इस साइड CH3CH है। तो देखो
CH3CH डबल टूट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन कम, यहाँ कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन। लेकिन यदि असममित एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए तो उत्पाद एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार बनेगा। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव। इसको हम एंटी मार्कोनिकोव, खरास प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से ध्यान में रखने वाली बात है कि केवल HBr का योग और वो भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में होने पर ही एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगता है, अन्यथा मार्कोनिकोव का नियम ही लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहेगा? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम हो, यहाँ कम है तो यहाँ हाइड्रोजन, और हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। तो असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है, पर हमें क्या मिल जाती है? हेलो एल्केन। नंबर 2, हम एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन जैसे ब्रोमीन से करवा सकते हैं। यदि एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से जैसे ब्रोमीन से करवाई जाए तो यहाँ हमें डाई हेलो एल्केन प्राप्त होती है, और इस अभिक्रिया का उपयोग एल्कीन में असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है। असंतृप्त एल्कीन पर यदि ब्रोमीन का योग करवाया जाए तो ब्रोमीन का गुलाबी रंग उड़ जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा? CH2CH2, एक Br यहाँ आ जाएगी और एक Br यहाँ आ जाएगी। ये विलयन कैसा हो जाएगा? रंगहीन। नंबर 3 जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोकार्बन से। यदि हम एल्कीन हैलाइड बनाना चाहें तो हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है। यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन एक एक करके क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाएगी। तो पहले यौगिक बनेगा CH3Cl, दूसरे यौगिक बनेगा CH2Cl2, तीसरी यौगिक बनेगा CHCl3 और चौथे यौगिक बनेगा CCl4। इसी प्रकार यदि हम हेलो एरीन बनाना चाहें तो हेलो एरीन बनाने के लिए हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है जैसे टोलुइन, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हेलोजन से, वो भी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ नाभिक्षय प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Cl। या यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बेंजीन लें तो बेंजीन की अभिक्रिया भी, यहाँ CH3 नहीं भी लें तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब क्योंकि हम निर्माण की विधियां ले रहे हैं तो हेलो एरीन जो है इसको बनाने के लिए भी कई विधियां हैं। जैसे पहला है एनिलीन से, ये एक मुख्य है, एक मैंने यहां कंसीडर कर दी है। एनिलीन से हम हेलो एरीन बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से। एनिलीन में बेंजीन वाले से NH2 जुड़ा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस अम्ल और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा? यहाँ का H, ये 2H और ये 1H, 3H, ये 4H और 2 ऑक्सीजन, 4H और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 जल अणु बन जाएंगे और ये N, ये N और ये Cl, ये बन जाएगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब इससे हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं कॉपर चूर्ण से और साथ ले रहे हैं HCl। तो क्या होगा? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का जो N2 है वो नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा, यहाँ की H और ये Cl, ये बन जाएगा HCl और क्लोरीन आके जुड़ जाएगी यहाँ पर। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। दूसरा तरीका है कि इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस लवण जैसे Cu2Cl2 से HCl के साथ करवाई जाए तो भी क्या होगा? सेम चीज होगी, बेंजीन रिंग, क्लोरीन आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये H और ये Cl, HCl और नाइट्रोजन निकल जाएगी N2 के रूप में। यदि हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया
कॉपर चूर्ण के साथ HCl से करवाएं तो अभिक्रिया कहलाती है घाटरमान, और क्यूप्रस लवण से करवाएं तो अभिक्रिया कहलाएगी सैंडमेयर अभिक्रिया। बस हमें ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हम एनिलीन से हेलो एरिन बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में भी करवाकर हम हेलो एरिन बना सकते हैं। तो यहां पर हमने दोनों के निर्माण की विधियों की बात कर ली। एक और विधि है, उसको हम बोलते हैं हैलोजन विधि में। वहां पर भी दो महत्वपूर्ण नामांक वाले रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। एक है स्वार्ट्ज और दूसरी कौन सी है, फिंकलेस्टाइन। याद आगे होगा। तो देखो, यदि हम बात कर रहे हैं एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन माध्यम में करवाएं तो ये Na और ये Cl अलग हो जाएगा और बन जाएगा एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl। इसको हम बोलते हैं फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। फिंक और एल्किल क्लोराइड या एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF से करवाने पर एल्किल के साथ फ्लोरीन जुड़ जाएगा, बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड, और Ag और I मिलकर बना लेंगे AgI, सिल्वर आयोडाइड। ये अभिक्रिया कहलाती है स्वार्ट्ज। इन दोनों रिएक्शन में एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, फिंकलेस्टाइन, और एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, क्या अभिक्रिया, स्वार्ट्ज। मैंने बताया था फिंकलेस्टाइन में F आ रहा है, जिससे एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते, तो क्या बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड। तो स्वार्ट्ज से क्या बनाएंगे, एल्किल फ्लोराइड। ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में महत्वपूर्ण गुण है नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एल्केन का अभिलाक्षणिक गुण है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल नाभिक श्रेणी दुर्बल नाभिक श्रेणी को विस्थापित कर दे, नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाभिक श्रेणी सामान्यतः ऋणावेशित या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है। नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहली है SN1, साथ में बढ़ा देता हूं, दूसरी है SN2। SN1 यानी एका अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 यानी द्वि अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 जो रिएक्शन है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। सेकंड, ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बन आयन बनता है, पहला पद ही गति निर्धारक पद होता है, और दूसरे पद में नाभिक श्रेणी का आक्रमण होगा और नाभिक श्रेणी के आक्रमण से हमें क्या मिल जाएगा, उत्पाद। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ये हमने ले लिया टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन OH के साथ। तो पहले स्टेप में क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यहां से ब्रोमीन बंध के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, कार्बन के पास बचेंगे 3 CH3 और Br निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं निष्कासित समूह या लिविंग ग्रुप। यहां पर क्या आएगा, प्लस। ये क्या बन गया, कार्बन आयन। अब दूसरे पद में आक्रमणकारी नाभिक श्रेणी अटैक करेगा OH-। देखो, SN1 अभिक्रिया में बनने वाला कार्बन आयन
sp2 संग्रहित होने के कारण समतलीय होता है, इसकी रचना होती है त्रिकोणीय समतलीय। परिणाम स्वरूप आने वाला नाभिक स्नेही दोनों दिशाओं से अटैक कर सकता है। यदि प्रारंभ में लिया गया एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय हो तो हमें दो प्रकार के उत्पादों का 50-50% मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिश्रण। तो देखो इस साइड से अटैक करेगा तो OH जुड़ जाएगा, C CH3 CH3 CH3, प्लस उस साइड से अटैक करेगा तो देखो CH3 C CH3 CH3, इस साइड से अटैक करेगा क्या होगा, OH। तो अगर ये प्रारंभ में लिया गया यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है तो अगर ये D है तो ये क्या होगा, L। दोनों के बनने की संभावना कितनी होगी, 50-50%। तो क्वेश्चन बनता है SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन में पहले पद में बना कार्बोनाइन त्रिकोणीय समतलीय होता है। परिणाम स्वरूप आने वाला नाभिक स्नेही दोनों दिशाओं से अटैक करके दो प्रकार के उत्पाद 50-50% मात्रा में बनाता है। इसी कारण D और A लूप का सममोलर मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। इसी कारण हमें इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखो पहले पद में कौन भाग ले रहा है, केवल एल्किल हैलाइड, इसीलिए अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए SN1 अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि हम SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें, इस पर भी खूब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सर्वाधिक देते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम देते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि पहले पद में जो गति निर्धारक पद है कार्बोनाइन बनता है और 3 डिग्री कार्बोनाइन 2 डिग्री व 1 डिग्री कार्बोनाइन से अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन अधिक देते हैं। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। ये रिएक्शन एक पद में होती है, अर्थात निष्कासित होने वाले समूह का निष्कासित होना और आक्रमणकारी समूह का जुड़ना साथ साथ होता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। तो देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें आने वाला नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है, इस साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो हाइड्रोक्साइड आ रहा है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े और Br जा रहा है ऐसे, ये बन गई मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था और ये टूट कर क्या दे देगा, उत्पाद प्लस Br-। क्योंकि इस अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है, इसीलिए प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से ठीक विपरीत होता है। इसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है। अब अगर हम SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें तो ये SN1 से ठीक विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि आने वाला नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है, इसीलिए डिग्री बढ़ने पर एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। परिणाम स्वरूप आने वाले नाभिक स्नेही के मार्ग में त्रिविम विन्यासी बाधा आती है। जब हाइड्रोजन की जगह मान लो CH3 आ जाएगा तो बड़ा है, क्योंकि कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो आने वाला नाभिक स्नेही जब इस पर अटैक करेगा तो बीच में त्रिविम विन्यासी बाधा आएगी, वो आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम। तो SN1 अभिक्रिया एक पद में होती है, SN1 रिएक्शन एक पद में, दो पद में होती है, SN2 एक पद में होती है। SN1 रिएक्शन में कार्बोनाइन बनता है, SN2 में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। SN1 रिएक्शन से रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, SN2 से विन्यास का प्रतिपन्न होता है। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अधिक देते हैं, SN2 1 डिग्री अधिक देते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल है। यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाएं तो हमें एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, प्लस के x कर दो, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाने पर हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होता है, परिणाम स्वरूप ये K+ और Cn- आयन देता है।
अतः कार्बन एल्किल ग्रुप रटे करके साइनाइड देता है, जबकि AgCN एक सहसंयोजी प्रकृति का यौगिक है। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की हेल्प से अटैक करके आइसोसाइनाइड देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले गुणों की, और अगला गुण है विलोपन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर एल्कीन प्राप्त होती है, इसे बीटा विलोपन कहते हैं। देखो CH3 CH2X, इसमें भी एक हाइड्रोजन मैं यहां अलग से कर देता हूं। यहां लेते हैं एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखेंगे एल्कोहलिक KOH लेने पर रिएक्शन होगी विलोपन, एल्कीन प्राप्त होगी। लेकिन यदि यहां पर हमने जलीय KOH ले लिया तो अभिक्रिया होगी प्रतिस्थापन और हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो अल्फा, उससे ठीक आगे वाला कार्बन बीटा, हाइड्रोजन बंद इलेक्ट्रॉन देके जाएगी, हेलोजन निकल जाएगी, तो CH2 CH2 बन जाएगा डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, प्लस क्या निकल जाएगा HX। इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बन का हेलोजन और बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकलती है, इसीलिए इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है, इसीलिए इसको विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड से देखो, यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वहां सतजेब का नियम लगता है, और सतजेब के नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड के विहाइड्रो हेलोजनीकरण से वह एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। जैसे देखो CH3 CH CH2 CH3, यहां मैंने ले लिया मान लो Br। अब देखो ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, तो ये भी बीटा, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। कहां से निकलेगी देखो, अगर यहां से निकालूं तो CH2 आगे CH, ये तो जाएगी, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, आगे है CH2 CH3, और यदि यहां की हाइड्रोजन निकले बीटा तो क्या होगा देखो CH3 CH, यहां एक निकल गए CH और यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़े, ये डबल बॉन्ड से जुड़े, तो यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी एक भले ही बड़ा है, लेकिन यहां प्रतिस्थापी कहां है 2, तो सतजेब के नियम के अनुसार ये एल्कीन अधिक बनेगी। तो विहाइड्रो हेलोजनीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वे एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अब हम करते हैं इसके आगे की बात। अगला हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड की धातुओं से अभिक्रिया। यहाँ 3 नाम वाली अभिक्रिया है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की रिएक्शन है, साथ में बता देता हूं। पहली है वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरी है फिटिंग अभिक्रिया, और तीसरी है वोल्टेज फिटिंग, नाम भी ज्वाइंट है। वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है। यहाँ एल्किल हैलाइड के 2 अणु भाग लेते हैं, रिएक्शन करवाई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये Na दोनों X को ले जाएगा, R और R आपस में जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा एल्केन, और अलग हो जाएगा NaX कितने 2। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन प्राप्त होती है, वोल्टेज अभिक्रिया। यहां हम लेते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाने पर शुष्क ईथर है, एरिल समूह आपस में आके जुड़ जाएंगे कुछ ऐसे। Ar का मतलब क्या है फेनिल, क्या बन गया बाइफेनिल,
प्लस अलग हो जाएगा 2NaX। इसको क्या बोलेंगे? फिटिंग अभिक्रिया। एक एल्किल हैलाइड का अणु सोडियम धातु के साथ दूसरा एरिल हैलाइड का अणु आपस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो अभिक्रिया कहलाएगी वोल्टेज फिटिंग। इसमें एरिल रिंग से आके जुड़ जाएगा एल्किल समूह, अलग हो जाएगा 2NaX। हमें प्राप्त हो जाएगी एल्किल बेंजीन। तो यदि केवल एल्किल हैलाइड के अणु भाग ले रहे हैं तो वोल्टेज, दोनों एरिल हैलाइड के अणु हैं तो फिटिंग, एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और इसमें बॉन्ड हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का टूटता है, मैग्नीशियम पर प्लस और कार्बन पर माइनस। ये अपना गुंडा भाई है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह काम में आता है। और हमें अगर इतना पता है कि बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का टूटता है तो हमें कई जगह हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में पहला ही सवाल आता है, ये हेलो एरीन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं। तो देखो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम क्यों देते हैं? तो पहला कारण है हेलो एरीन में बेंजीन वाले से जुड़ा हैलोजन परमाणु जो होता है, इसमें हैलोजन परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के साथ अनुनाद करते हैं। परिणाम स्वरूप बेंजीन वाले के कार्बन और हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। ये बंध आसानी से नहीं टूटता, इसीलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं देंगे, क्योंकि जब ये बंध टूटेगा नहीं तो X निकलेगा नहीं तो दूसरा कैसे आएगा। सेकंड, इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकरित होता है। sp2 संकरण के कारण बेंजीन वाले के कार्बन और हैलोजन का जो बंध है वो प्रबल बंध होता है, इसीलिए ये आसानी से नहीं टूटता। थर्ड कारण है कि हेलोबेंजीन में हैलोजन के विस्थापन के बाद बना फेनिल धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है, इसीलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं। तीन कारण, पहला हैलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं, परिणाम स्वरूप आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। सेकंड, कार्बन sp2 संकरित होता है, इसलिए कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवित नहीं हो पाता। और थर्ड, हैलोजन के निष्कासन के पश्चात बना फेनिल धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? ये जो हेलो एरीन है ये देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग लेता है, परिणाम स्वरूप हेलो एरीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़कर ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं आप लोगों को सभी को साथ में समझा रहा हूं, अलग अलग नहीं समझा रहा, मैं ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। तो पहली रिएक्शन में ले रहा हूं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हम रिएक्शन करवाते हैं सांद्र HNO3 और साथ में ले रहे हैं H2SO4। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो होगा NO2, एक बार कहां जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, तो एक बार कहां जुड़ेगा पैरा, हमें मिल जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन व पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। दूसरा है सल्फोनीकरण। रिएक्शन करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यहां जुड़ता है SO3H ऑर्थो पर और दूसरा कहां पर जुड़ता है पैरा पर, SO3H बन जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगले रिएक्शन हम करवा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में हम जैसे मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड और साथ ले रहे हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ क्या होगा एल्किल समूह मेथिल ले रहे हैं, तो मेथिल समूह एक बार आएगा ऑर्थो पर
और एक बार कहाँ आएगा पैरा, तो बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन पैराक्लोरोटोलुइन। फिर रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या करेंगे, देखो रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया में हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, और वो भी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ कौन सा समूह आएगा, एसिटॉक्सी समूह, एक बार आएगा ऑर्थो पर और एक बार कहाँ आएगा पैरा, मिल जाएगा ऑर्थोक्लोरोएसिटोफेनॉन और पैराक्लोरोएसिटोफेनॉन। इसके अलावा हम हैलोजनीकरण भी करवा सकते हैं। हैलोजनीकरण के लिए इसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो क्लोरीन से करवाएंगे तो क्लोरीन एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर और दूसरी बार कहां जुड़ेगा पैरा, बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हमने बात की हेलो एरिन की रिएक्शन की। अब हम कुछ पॉलीहेलोजन यौगिकों के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीहेलोजन यौगिक वे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाता है। जैसे मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग सामान्यतः विलाय के रूप में करते हैं। इसकी कम मात्रा में सेवन से व्यक्ति अंधा, अधिक मात्रा में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। इसमें अपने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लोरोफॉर्म। जैसा कि विदित है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाकर भी कर सकते हैं, और दूसरी है क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया में जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं एसिटाइलिएट, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं हैलोजन और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगी क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 3 हैलोजन आ जाएंगे। जैसे क्लोरीन से करवाएंगे तो CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया क्लोरल। फिर अगले स्टेप में ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगी, बन जाएगा CHCl3 और ये HCOON है, HCOON। यदि हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो ये एक विषैली गैस फोर्सिन बना लेती है, COCl2 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरोफॉर्म का उपयोग पहले निश्चेतक के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये लंबे समय तक उपयोग करने पर व्यक्ति पर विपरीत असर डालती है, तो बंद कर दिया गया। क्लोरोफॉर्म का उपयोग वर्तमान समय में विलायक के रूप में भी किया जाता है। अगला जो है CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका व्यापारिक नाम है पायरीन। इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। अगला है DDT, इसका पूरा नाम है पेरा पेरा डाइक्लोरो, बोलते जाओ साथ में, ट्राइक्लोरो पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, ये आएगा पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, देखो DDT पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कैसे बनाएंगे इसको? बनाने के लिए हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये पहला क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन सब जगह है, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, इसके रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से CCl3 CHO, यहां से H2 निकल जाएगा, ये सीधे यहां आके जुड़ जाएंगे। तो देखो पहला क्लोरोबेंजीन का अणु, दूसरा क्लोरोबेंजीन का अणु, ये आगे सीधे जुड़ जाएंगे CH से, आगे क्या है CCl3, क्या बन गया DDT। आईपीएसी नाम लिखने के लिए 1 2, फिर देखो यहां से 1 2 3 4, तो एक पर क्या है 3 क्लोरीन, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो, तो ये तो हो गए, एक पर 3 क्लोरीन है तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। फिर 2 पर देखो, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो 2 2
बड़े ग्रुप हैं तो 2 के लिए 20। फिर देखो क्या है, इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन है 4 पर, तो 4 क्लोरो, पीछे क्या है फेनिल, तो 4 क्लोरो फेनिल। तो 3 क्लोरीन तो एक पर है 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2, क्योंकि ये भी 2 पर है। इसके रेस्पेक्ट में देखो ये भी 2 पर है और ये भी दोनों पर कार्बन पर है। फिर इसका अलग से नाम 4 क्लोरोफेनिल, तो 2 पर 2 पर 2 है तो 20 4 क्लोरोफेनिल, और फिर 1 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा एथेन। डीडीटी एक मुख्य रूप से प्रभावी कीटनाशक है। इसका उपयोग पहले मच्छरों को मारने में मुख्य रूप से किया जाता था। एक और है जिसका नाम है गैमेक्सिन, एक और नाम है लिंडेन 666, और एक है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें 6 ही कार्बन, 6 ही क्लोरीन और 6 ही क्या होते हैं हाइड्रोजन, इसलिए इसको 666 गैमेक्सिन या लिंडेन कहते हैं। यह भी एक प्रभावी कीटनाशक है। इसका शॉर्ट में नाम है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब जो बचता है लास्ट अपने टॉपिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं और इनका इन शॉर्ट नाम क्या है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं, एथेन या मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, एथेन या मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन्स कहलाते हैं। इनका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा कवच ओजोन परत का लगातार संरक्षण कर रहे हैं, लगातार संक्षारण करते हैं। परिणाम स्वरूप ओजोन परत की जो मोटाई है वो लगातार कम हो रही है, इसीलिए इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो फ्रियोन्स एथेन या मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे CF2Cl2, C2F3Cl3, C2F2Cl4। अब देखो इनका जब नामकरण करते हैं तो नामकरण कैसे करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आ सकता है ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो नामकरण के लिए करते हैं फ्रियोन्स, या इतना ही फ्रियोन, आगे 3 डिजिट होती है X Y Z। X होता है कार्बन की संख्या में -1, Y होता है हाइड्रोजन की संख्या +1 और Z होता है फ्लोरीन की संख्या। जैसे इसका क्या नाम लिखेंगे, तो तीनों का नाम लिख देते हैं। ये भी फ्रियोन, ये भी फ्रियोन है और ये भी क्या है फ्रियोन। तो इसमें देखो कार्बन की संख्या, कार्बन 1 है -1, तो पहली डिजिट 0 हो गई। दूसरी हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 0 + 1 1, फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो ये हो गया फ्रियोन 1 2। ये देखो फ्रियोन कार्बन 2 है, 2 में से 1 हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 + 1 1, फ्रियोन 3 1 1 3। यहां देखो कार्बन 2 2 - 1 1, हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 + 1 1 और फ्लोरीन कितने हैं 2। तो इस प्रकार फ्रियोन का नाम लिख सकते हैं। फ्रियोन के आगे पहली डिजिट होती है कार्बन की संख्या में से -1 करना है, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। दूसरी डिजिट है हाइड्रोजन की संख्या में +1 ऐड करना है, अगर है नहीं तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगा। और तीसरी डिजिट है फ्लोरीन के लिए, यह फ्लोरीन की वास्तविक संख्या है, 1 फ्लोरीन तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो यहां पर अपने चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन को मैंने इन शॉर्ट आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनोल व ईथर की बात करेंगे। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जितने मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा सकूं उतने करवाऊं। फिर भी अगर कोई चैप्टर बच जाता तो अलग बात है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि सारे के सारे 10 चैप्टर मैं आपको फुली रिवाइज करवा सकूं। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।